हेलो, वेलकम दोस्तों। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना। इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनका मानना यह था कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर हमारी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑनर के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफी ऊंचे स्थान तक रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटेंट फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत ही मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत ही अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर के साथ ग्रेजुएट किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में, दूसरी बार लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई कंपनी में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात भी तय थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम लोग जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली। हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन में निवेश नहीं किया था। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए हुए पैसे से ही बढ़ रहे थे। हमारी शादी सफल रही। हमारे 3 बच्चे भी हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं, तीसरा अभी हाई स्कूल में ही गया है। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था और उसका पढ़ाई से मन ऊब गया था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल जिंदगी में हमारे काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे समझे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें अच्छी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आशंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर बोरियत भरे अंदाज में सिर को घुमाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसकी कानों तक नहीं गई। हालांकि वह स्मार्ट और एक प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, अब उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं हुए हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल फीचर के बारे में आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर से कमजोर होने का लेबल भी लगा है। हम दोनों काफी देर तक चुप रहे। अब मुझे समझ में आने लगा था कि अब मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो पहले मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाहें नहीं बदल रही थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करने में अब सफलता की गारंटी नहीं रह गई थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात और किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफी पैसे मिलते हैं और हम एक शानदार घर में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा भी हाल आपके ही तरह होगा। मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज्यादा कर्ज भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची ही नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है।
मैं यह भी जानता हूँ कि आजकल कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी। डॉक्टर को देखिए, वे पहले जितना पैसा कमाते थे वह अब नहीं कमा पाते। मैं जानता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी के पेंशन पर भरोसा नहीं रख सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता के सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, परंतु यह उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है जो तेजी से बदलती हुई दुनिया में जन्म लिया है। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कर सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा के सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी पड़ेगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाए। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड हो जाता है। यह बात अलग है कि अभी उन्होंने धन संबंधित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। यह बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता है कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह से वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा अपने कॉलेज के दिनों में क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया, तब मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में मदद की थी। साथ ही ऐसे तरकीब खोजने लगी थी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आए। पिछले साल मेरे पति ने मुझे एक दिन अपने ऑफिस से मेरे पास फोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलाश में थी। हाँ तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे पति माइकल और रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और उसने तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइकल सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद का खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, या बाहरी रास्ते पर निकलना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग पैसे का खेल कैसे खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी रूप से औसत रूप से शिक्षित मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी देखें तो उनमें एक सा ही सफर दिखता है। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छा नंबर होता है और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और रोजाना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित या कैरियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद डॉक्टर या वकील बन जाता है, या फिर वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है और उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं। और अगर अब तक उसने खरीदारी करना नहीं शुरू किया है तो अब जमकर उसने खरीदारी करना शुरू कर देगा। खर्च करने के लिए पैसे पास में हो तो वह उन जगह है जहां उनकी उम्र के ज्यादा नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मजा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिला दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाह बहुत सुखद होती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन
खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और अब उनके पास बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं अब उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनका कैरियर अब उनके लिए पहले से ज्यादा मायने रखता है। वे अपने कैरियर में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, तभी उनके पास दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज्यादा मन लगा के काम करते हैं। ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है वे दूसरी भी नौकरी खोज सकते हैं। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उनको इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं बल्कि उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स चुकाना होता है। इसके अलावा उनको सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी प्रकार उनको बहुत सारे टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह घर लेकर आते हैं और देखते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला गया। भविष्य के हिसाब से कुछ बचत में म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से वे अपने घर का किराया देते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 से 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि अब बच्चों के कॉलेज की शिक्षा की जरूरत की बच्चों के शिक्षा के लिए बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह कुशल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन अब चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपने कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वह अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उनको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते, इसके लिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि आप अकाउंट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्षेत्रों में आप निपुण हो जाओ। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सीपीए हूँ और मैं बिग एक अकाउंटेंट फर्म के लिए काम भी किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों ही बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ले गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे हैं। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों एक ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिसके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकी समझाने में अपने बेटी और दूसरे लोगों की भी मदद की। उस रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे लगभग 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पे एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यापारी भी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि यह विषय उनके जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी, मेरी 19 वर्ष की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग उसकी उम्र के दोगुनी उम्र के थे और यह बात उनके समझ आनी चाहिए। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि वे खुश थी कि ये लोग कुछ नया सिखा रहे हैं, परंतु मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी
कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितनी कम जानते हैं। इनको अपने इनकम स्टेटमेंट और कि अपने बैलेंस शीट को समझने में ही काफी समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते वक्त उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। हमने मन में सोचा हमें भगवान से शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यापारी खुश नहीं था। उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जोर से कहा, मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट ने कहा, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है, और यही हाल बैंकर्स, वकील, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं। प्रायः वे लोग स्मार्ट भी होते हैं, परंतु उनमें से ज्यादातर लोग अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल हमें वे सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो आप वहां देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपने बाएं तरफ देखते हैं और आपका बैंकर भी वहां पर उसी हाल में मिलता है। इससे आपको हालत का अंदाजा हो गया होगा। कंप्यूटर प्रोसेसर भी इस प्रोग्राम से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैं स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे अलग जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाता है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। परंतु मेरे पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में सबसे ज्यादा मजा आया। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने कहा, अब मैं जानती हूँ कि अब मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूं, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा है, उससे मिलने वाले फायदे या नुकसान नहीं है। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ, और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज को सीखना पड़ता था जिसे मुझे नौकरी ढूंढने में मदद मिले, और अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं रहेगी, जैसे कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में बेहतर पैसे की समझ बढ़ जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजना के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते रात में डिनर पर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हमने पाया कि हम में एक जैसी बातें बहुत सारी हैं। हमने बहुत सारे विषयों पर बातें की, जैसे खेलों, नाटकों, रेस्तराओं, सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए
पैसे चुकाना होगा। हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच लगभग फासला बढ़ता जा रहा था। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा था बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। रॉबर्ट स्वनिर्मित और स्वशिक्षित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता सता रही थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है पर हमारी शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक तकियानुसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनको कभी भी कहीं भी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है, और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान नहीं बचा है। आप आज किसी भी बच्चों को सबसे खतरनाक सलाह जो दे सकते हैं वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। रॉबर्ट ने कहा, यह पुरानी सलाह है और यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतना ही चिंतित होंगे जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल नहीं खेल सकते हैं। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से आपका क्या मतलब है? रॉबर्ट ने कहा, मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कारपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पे इसका क्या असर पड़ता है? खास करके जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टाफ की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं। और जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो मेरी तरह के लोग, यानी जिसके पास उस कंपनी का शेयर है, वे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या अपनी किस्मत पर दूसरों का नियंत्रण होना। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उनका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, यह सोचना मूर्खता है। स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चों को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को भी जानने की जरूरत है, अलग तरह के नियमों के जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग अब उन नियमों को अपने घर और स्कूल से सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना सबसे ज्यादा खतरनाक है कि मन लगा के पढ़ो, किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। आजकल के बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हुए हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहा है। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते हैं। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वो बोर नहीं हो जाते? आप किस तरह उनसे निवेश करना सिखाएंगे? जब आप एक पालक के रूप में निवेश करने से डरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय आप उन्हें खतरे से लड़ने वाली दुनिया के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर मैंने अभी विचार नहीं किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद इसकी समझ ना हो? उन्होंने कहा, मैंने खुद इस पर एक पुस्तक लिखी हुई है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से उसी में बिखरी पड़ी हुई है। मैं कभी कभार उसमें 2-4 बातें जोड़ देता हूँ, परंतु आज तक मैंने इसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह खंडों में बिखरी पड़ी है और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि यह पुस्तक बेहतरीन है और समाज को इसकी बहुत जरूरत है, खासकर तब जब दुनिया तेजी से बदल रही है। हम लोगों ने तत्काल इस निर्णय पे पहुंचा कि हम रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी भी बच्चों को वित्तीय शिक्षा की जरूरत कितनी पड़ती होगी। उन्होंने कहा कि यह बच्चों पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था। वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के लिए इच्छुक थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में लिखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दोनों डैडियों के बीच में है, जिसमें कि एक अमीर और दूसरे गरीब हैं। इसके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़ें, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने किताबी ज्ञानों को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि पहली बार कई सिद्धांत गलत लगेंगे, परंतु ये याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी की तलाश करने के बारे में बात करते हैं या सलाह देते हैं, तो हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने मुझे शुरू में तो चौंका ही दिया। 2 डैडी के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कारपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, जबकि उनके अमीर डैडी उन्हें कारपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जबकि अमीर डैडी रॉबर्ट को इस जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि स्मार्ट लोगों की सेवाएं कैसे ली जाए। 2 डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई जहाज में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके कैरियर का लक्ष्य था कारपोरेशन का मालिक बनना, न कि
नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं, वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्त पूर्ण लगेगा। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें अब जिंदगी भर पसीने की कमाई से इनकम टैक्स व और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। यह सच है कि आज के जमाने में टैक्स किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में तो ज्यादातर परिवार जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपना टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत जरूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर सिखाते हैं। हो सकता है कि यह विचार वे न हों जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हों, परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूं कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ अपना वे खुद का निवेश कारपोरेशन भी खोल सके। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे यह उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक मालिक या गेटकीपर या पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधित बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधित बुद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधित समस्याओं को सुलझाते हैं। हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी और परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है कि ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी है हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। धन संबंधित क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों की भी धन संबंधित शिक्षा को जागृत करें। तो दोस्तों, अभी हमारी रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना समाप्त होती है और अगला चैप्टर रहेगा हमारा रिच डैड पुअर डैड, जो कि अध्याय 1 रहेगा। और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक बुक्स और वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें।